A very warm welcome to all of you, and my name is Dharamveer Singh Rathod. You are watching Intensive Tutorials. Today we are going to discuss about 10 science most important topics for board examination 2023, and we will discuss today all the topics bilingually. तो इससे क्या होगा कि आपके जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों ही अपने टॉपिक या फिर अपनी चीज़ें कवर कर पाएंगे. So without wasting our time, let's start with our chapter number first, that is केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण. इस वाले चैप्टर से आपके जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो आपका फर्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग. मतलब आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है या फिर आपको पास में इस तरह की या फिर बैलेंस केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है. नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जांपल और उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी साथ में. देन द नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो ये जो जनरल डेफिनेशन है, लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, कोरोजन हो गया, रेंसिडिटी हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक, इन सारे रिएक्शन के एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से देख लेने हैं क्योंकि ये आपके रिएक्शंस एग्जांपल के साथ में आएगी. और सेम अगर यही हम हिंदी मीडियम में देखें तो आपका हो जाएगा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना, ऑक्सीकरण अपचयन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जंग, विकृत गंधिता, उष्माक्षेपी व उष्माक्षोषी अभिक्रिया. विकृत गंधिता रेंसिडिटी आपके जो भी आपके फूड प्रिजर्वेटिव की वजह से, अगर मान लो आपने खाने में कभी भी जो आपके फूड आइटम्स होते हैं उसमें फूड प्रिजर्वेटिव अगर यूज़ नहीं किया तो वो जो ख़राब हो जाता है उसको बोला जाता है रेंसिडिटी. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर सेकंड जो है हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको जो पूछा जाता है वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या आपके उदासीनीकरण की अभिक्रिया पूछी जाती है. उसके बाद में आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस पूछा जाता है, बहुत अच्छे से करके जाइए, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है CaOCl2. ठीक है, उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है. इसके बाद में आपका जो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइक जिप्सम से इसको बनाया जाता है तो जिप्सम का फॉर्मेशन भी पूछा जा सकता है. कैल्शियम सल्फेट का जो आपका सेकेंड हाइड्रेटेड फॉर्म होता है या तो उसके बारे में, या फिर उसके बाद में हाफ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ जिप्सम जो आपके पास में POP के फॉर्म में गिवन होता है, इसको आप देख सकते हैं. उसके अलावा आपका एसिड रेन है, एसिड रेन का फॉर्मेशन आपका सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्जन, देन उसके बाद में सल्फर ट्राइऑक्साइड से कन्वर्ट होता है आपका वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका एसिड रेन का रिजल्ट है. ठीक है, देन उसके बाद में बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. आपको एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बताना है, उनके pH वैल्यूज़ क्या क्या होंगे, दोनों का टेस्ट कैसा होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, कौन से आयन ये रिलीज़ करते हैं, इस तरह के टॉपिक पे आपको प्रिपेयर करना है. द लास्ट वन इज pH स्केल. तो आप pH स्केल ज़रूर देखें क्योंकि आपके एसिड और बेस में pH की वैल्यू 7 से लेस होती है एसिड के अंदर और 7 से मोर देन होती है फॉर योर बेसिक. ठीक है, सेम यही टॉपिक आपको हिंदी में अगर देखें तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अम्लीय वर्षा, अम्ल और क्षार के बीच का अंतर और pH स्केल. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु एवं उपधातु या फिर अधातु की बात कर लेते हैं. इसके अंदर मतलब दोनों चीज़ें हो जाएगी. उपधातु आपके एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो बाद में कहीं आ जाएगा. इसमें आपके मेटल और नॉन मेटल के अंदर एक तो एलोट्रोप्स आपको पूछे जाते हैं जिसको आप अपरूप बोलते हो हिंदी में. डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर, मिनरल और ओर में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन. तो आप बहुत अच्छे से करके जाइए. डेफिनेशन में पूछ सकते हैं इनके इंडिविजुअली या फिर इनके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में डिफरेंस मतलब भर्जन स्थापन जो आपके मेटलर्जी के प्रोसेस है. तो मेटलर्जी की डेफिनेशन भी आप लोग देख लें एक बार. बाकी कैल्सिनेशन रोस्टिंग किसे कहेंगे, उसके बीच का डिफरेंस क्या है, इनमें कौन कौन से कंपाउंड बाहर निकलेंगे या फिर इसमें किस में ऑक्सीजन की नीड है, किस में ऑक्सीजन की नीड नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं. एनोडाइजिंग आपका जो प्रोसेस होता है लेयरिंग वाला जो होता है. ठीक है, तो अब एनोडाइजिंग या फिर एनोडीकरण जो आपका होता है वो आप देख सकते हैं. और एक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से देखें, इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपके. अभिक्रिया श्रृंखला जो दे रखा मतलब इसमें आपको क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे रखा होता है. तो आप प्लीज़ आप इस टॉपिक को कवर कीजिए ताकि आपके क्वेश्चन मिस ना हो. अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन एवं इसके यौगिक. इसके अंदर आपके जो टॉपिक आने वाले हैं वो हो जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब आपको लाइक एल्केन, एथाइन, मिथाइन, एल्केन. अगर 3 मेन कैटेगरी की बात करें, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इनके स्ट्रक्चर आपको गिवन होंगे. अब इनके जो अलग अलग में थे प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इस तरह के मतलब जो सीरीज में जो अलग अलग कंपोनेंट है वो आपको देके सीधा ही पूछा जाएगा उनका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है. सेकंड चीज़
स्ट्रक्चर देके आपको पूछा जाएगा उनका डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब उसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो बनता है उसका वो आपको बनाना आना चाहिए। होमोलोगस सीरीज की परिभाषा आपको आनी चाहिए, जिसको आप समरूप श्रृंखला भी बोलते हो। उसके बाद में एक और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब साबुन से अगर आप साबुन को यूज़ करें तो उससे जो मिसेल फॉर्मेशन होता है कि मिसेल जो बनेगा आपका वो कैसे बनेगा। उसके बाद में आपका हाइड्रोजनेशन क्या होता है, या मिसेल की स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मिसेल इसको मिसेल पढ़े, ठीक है। मिसेल आपका जो होता है मिसेल लाइक आपका जो साबुन जो C17H35COONA जो दे रखा होता है उसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर बनना होगा तो जब वो टूटेगा तो वो आपको क्या बनाएगा, एक गोल राउंड शेप में एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मिसेल फॉर्मेशन या फिर मिसेल बोलते हो, ठीक है। अब उसके बाद में आपको डिफरेंस पूछा जाएगा सोप और डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जैसा कि हमने डिस्कस किया फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इनके फॉर्मूलाज आपको पूछे जाएंगे, तो अब इनको बहुत अच्छे से कीजिए। देन द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा हो जाएगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण या फिर आपका पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका ट्राइड्स ऑफ डोबेराइनर आता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव आता है, ऑक्टेव रूल को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद में मॉडर्न पेरियोडिक लॉ, मतलब पेरियोडिक लॉ के अंदर जो बेसिक पेरियोडिक लॉ था उसके आने के चांसेस कम होते हैं, बट मॉडर्न पेरियोडिक लॉ के आने के चांस ज़्यादा होते हैं, आप इसको अच्छे से कीजिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पेरियोडिक टेबल, मतलब आवर्त सारणी के गुणधर्म आपको देखने हैं, अब वो भी कैसे किस किस बेसिस पे, एक तो मेटेलिक प्रॉपर्टी देखनी है आपको, सेकंड वन इज आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी देखनी है, थर्ड वन इज आपके एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, इस ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर आप एटॉमिक रेडियस, इसको एटॉमिक रेडियस समझे, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस मतलब एटम की साइज क्या क्या होगी, परमाणु का आकार कैसा कैसा होगा, ऊपर से नीचे जाने पर अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट जाने पर जो भी आपके साइज में जो चेंजेस होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मतलब सच आपको कुछ एलिमेंट दे दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा एटॉमिक रेडियस कैरी करता है और कौन सा एटम या कौन सा आयन आपका लेस एटॉमिक रेडियस कैरी करता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया था मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आपके जिगजैग लाइन के फॉर्मेट में होता है जिसको आप उपधातु बोलते हो, और ये सारे के सारे जिसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए इसको कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है मेटलॉइड्स, ठीक है। लाइक आपके बोरोन हो गया, मतलब ये पूरा एक जिगजैग पैटर्न दे रखा पी ब्लॉक के अंदर, तो आप इसको अच्छे से देखिए। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर नंबर 6 जीव प्रक्रम। इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से बनते हैं, हार्ट से बनेगा, जाइलम एंड फोइलम के बारे में डिटेल पूछी जाती है और ब्लड रिलेटेड आपको चीज़ें पूछी जाती है। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड के बारे में, ब्लड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वाइट ब्लड से आपकी WBC होती है, RBC होती है, प्लेटलेट्स होती है, इनके बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। हिंदी मीडियम की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा पाचन तंत्र, हृदय, जाइलम और फोइलम में डिफरेंस होता है, और आपका रक्त क्या होता है उसके बारे में आपकी बेसिक डिटेल क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको देखनी है। WBC, RBC और प्लेटलेट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, ह्यूमन ब्रेन, हाइड्रोटोप्रिज्म, इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, डिफरेंस इन दोनों का पूछा जाता है, इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है। उसके बाद में आपका एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछा जाएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, उसके बाद उस पर्टिकुलर ग्लैंड का फंक्शन क्या है, क्योंकि एंडोक्राइन के अंदर बहुत सारे अलग अलग अपने पास में ग्लैंड्स अवेलेबल, तो उस अलग अलग ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होने वाला है, उस पर्टिकुलर किसी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो ये कुछ जनरल चीज़ें जो आपको मेंशन करनी है। इसके बाद में हम हिंदी में इन्हीं टॉपिक्स को देखें तो मानव मस्तिष्क, हाइड्रोटोप्रिज्म, अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्त क्रियाओं में अंतर क्या होने वाला है वो आपको मेंशन करना है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं, ग्रंथियों के कार्य कौन कौन से हैं, और पर्टिकुलर किसी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा वो आपको देखना है, ठीक है। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की जो हमारा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। फर्स्ट आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पूछा जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर एंड फंक्शन, मतलब जो आपके फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स है वो कौन कौन से होंगे, उनके फंक्शन क्या क्या है वो आपको विद डायग्राम आपको मेंशन करना है। फिर आपका आता है बडिंग, बडिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बडिंग, वो आपको मेंशन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। और अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD फॉर्मेट में आएगा, आप कंफ्यूज ना हो, ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। लाइक एग्जाम्पल की बात करें तो HIV/AIDS जो आपका जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो दे रखा होता है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद में अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें मेल और फीमेल में से, तो आपका जो
ज़्यादातर आने के चांस होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया जाएगा। उसके बाद में आपको आगे दिया जाएगा बर्थ कंट्रोल मेथड, मतलब मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं दोनों, वो आप मेंशन कीजिए। और आपका मेंस्ट्रुएशन जो होता है या फिर आपका मासिक धर्म जिसको आप हिंदी में बोलते हो, ये कुछ जनरल टॉपिक है। और हिंदी में बाकी टॉपिक्स की बात करें तो फूलों के विभिन्न कार्य और भाग, उसके बाद में मुकुल और मुकुल बर्डिंग क्या होता है, आत्म परागण और पर परागण के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, यौन संचारी रोग कौन कौन से हैं, जिसमें हम एसटीडी के फॉर्मेट में ही लिखा आएगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट इस पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि एसटीडी के फॉर्मेट में आएगा तो फिर आपको वहाँ कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। उसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा, पुरुष प्रजनन प्रणाली कैसे होते हैं। उसके बाद जन्म नियंत्रण विधि, मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड कौन कौन से मेल में कौन सा होता है, फीमेल में कौन सा होता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, जो आपका हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। अभी इवोल्यूशन आपका जो देर का मतलब आनुवांशिकता एवं जैव विकास जो देर का, इसके अंदर देखो बेसिक जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो आपका हो जाएगा जीनोटाइप, फिनोटाइप, सेक्स डिटर्मिनेशन। ये अगेन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और टर्म है, आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसको ढंग से पढ़ के जाए। जीनोटाइप फिनोटाइप छोटे क्वेश्चन में डेफिनेशन वाइज पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के जो आपके जितने भी नियम है ना, वंशानुक्रम के बाद में वंशानुक्रम के जितने भी नियम है, तो तीन इसमें मतलब 3 लॉज इसमें गिवन है। तीनों लॉ आप बहुत प्रिपेयर करके जाए और अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, रैंडम कोई भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में फॉसिल डेटिंग, फॉसिल डेटिंग मतलब आपके पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस की एज पता लगाने के लिए कि पर्टिकुलर वो कितना पुराना है कितना ओल्ड है ना, उसके लिए आप फॉसिल डेटिंग काम में लेते हो, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, आपके वंशानुगत लक्षण कौन कौन से होते हैं या फिर आनुवंशिकता। हेरिडिटी क्या, उसकी डेफिनेशन या उससे रिलेटेड आपको टर्म्स या डेफिनेशन पूछे जाते हैं। और लास्ट में हम बात करें तो मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था ना, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो सबसे बेसिक था सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट है ना, पी प्लांट जो आपका मटर के पौधे का सिलेक्शन था वो क्यों किया था ना, रीज़न यही पूछा जाता है फर्स्ट तो कि उसको ही सेलेक्ट क्यों किया गया, प्लस सेकंड उसको सेलेक्ट करने के पीछे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सी इसमें इंक्लूडेड है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस डिटेल के अंदर पूरा कवर कर लेना ताकि आपके क्वेश्चन नहीं मतलब छूटे नहीं बोर्ड एग्जाम में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आता है चैप्टर नंबर 10, जो हमारा दे रखा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके अंदर क्या हो जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाता है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आपका वही है यू वी एफ के बीच में रिलेशन जो आपका दे रखा है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग अगर टर्म पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस है आपको स्नेल्स लॉ पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और आपका एज इट इज़ आपकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अगला आता है हमारा लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, मतलब लेंस फॉर्मूला क्या होगा, लेंस का सूत्र क्या होता है ना, उसके रिगार्डिंग या फिर लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होने वाली, वो चीज़ें पूछी जाती है आपको। पावर ऑफ लेंस और उसकी यूनिट, मतलब जो आपकी डायोप्टर होती है ना, सिंपल सी बात है, डायोप्टर आपकी लेंस की पावर होती है या फिर आपके पावर ऑफ लेंसेज की बात करें तो डायोप्टर में मेजर उसको किया जाता है। तो 1 डायोप्टर की डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा पावर ऑफ लेंस किसे कहेंगे है ना, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, आपका 1/f को क्या बोलते हो आप लोग, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। जिसको आप बोलते हो हिंदी में बात करें तो सेम आपका लेंस की शक्ति और इकाई के कौन से डायोप्टर होने वाली वो आप मेंशन कर लें। और उसके साथ में आपको न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस करनी है वो आपके एक तो मिरर फॉर्मूला पे करनी है, यूवीएफ का रिलेशन जो होता है उस पर प्रैक्टिस करनी है, और उसके अलावा पावर ऑफ लेंस के पर भी आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है रे डायग्राम आपको प्रिपेयर करने हैं, लाइक आपको ऑब्जेक्ट जो होगा पर्टिकुलर वो सी पर प्लेस होगा या फिर बिटवीन सी एंड एफ हो सकता है, या फिर आपका बिटवीन एफ एंड पी हो सकता है, पी मतलब पोल आपका जो दे रखा मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में है ना। तो इस तरह की अलग अलग कंडीशंस पे आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको पहले बता देता हूँ, मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मिरर फॉर्मूला आपका यूवीएफ का रिलेशन है, जबकि आपका जो आपका मिरर इक्वेशन होती है वो आपके फोकस लेंथ मतलब फोकल लेंथ आपकी जो एफ दे रखी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का रिलेशन है ना। आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होती है वो आपके फोकल लेंथ की डबल होती है, या तो आपकी मिरर इक्वेशन हुई है ना दर्पण समीकरण। लेकिन दर्पण सूत्र की बात करें, मिरर फॉर्मूला की बात करें तो वो आपका यूवीएफ का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 जो आपको हमारा है ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। मतलब इसके अंदर आपको जो बेसिक जो चीज़ें पूछी जाती है वो एक तो ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट है, मतलब कौन कौन से डिफेक्ट उसमें हो सकते हैं या पॉसिबल है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है, लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसोबाइपिया, टिंडल इफेक्ट। अब देखो ये 3 जो डिफेक्ट है, मतलब इन तीनों को अगर हिंदी में बात करें तो आपके निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, फिर इसी मतलब इसके रिलेटेड चीज़ें आपको पूछी जाती है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो आपको बताना, टिंडल प्रभाव क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, समंजन क्षमता, वीआईएमपी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा है इसके। उसके बाद ह्यूमन आई का बेसिक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, डायग्राम, उसके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एक रेनबो के लिए रेनबो फॉर्मेशन की
कंडीशन पूछी जाती है कि रेनबो कैसे बनेगा, उसके लिए किसी भी ह्यूमन को किस तरह खड़ा होना है, कहाँ देखना है, वो सारी चीज़ के मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो सारी आपको पूछी जाएगी। आवश्यक शर्त है कि हाँ इंद्रधनुष बन जाए, ठीक है। उसके बाद में रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, लास्ट आपका टॉपिक है प्रिज्म के रिगार्डिंग आपको रिफ्लेक्शन पूछा जाता है। आप डायग्राम इसमें देख ले, उसकी डेफिनेशन देख ले, थोड़े टर्मिनोलॉजी इसके पढ़ ले तो काफ़ी होगा उतना। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 जो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत। इसके अंदर आपका जो पूछा जाता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी आपकी यूनिट के साथ में पूछी जाएगी। रजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनके यूनिट्स क्या क्या होते हैं, मतलब इनके मात्रक क्या क्या होंगे, वो सारे नियम में आपके 2 ही नियम है पूरे चैप्टर के अंदर, ओम्स लॉ और जूल सीटिंग लॉ। ये 2 नियम आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। 1 किलोवाट आवर का रिलेशन बहुत बार पूछा गया, आप इसको लिखें और याद कर लें इसको अच्छे से, ठीक है। सिंबल ऑफ सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट मतलब बैटरी हो गया, रियोस्टेट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, की हो गई, इनके फॉर्मेशन। तो या तो आपको इनके सिंबल्स पूछे जाएंगे कि पर्टिकुलर आप इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर चीज़ का बैटरी का सिंबल बना दो, या फिर आपके कंबाइंड एक आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा। तो कंबाइंड तो अगर आपने ओम्स लॉ अच्छे से पढ़ा तो ओम्स लॉ वाला सर्किट डायग्राम ही ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं न्यूमेरिकल ऑन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का आपका पैरेलल और सीरीज कनेक्शन का न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा, 101% आपको ये एग्जाम में मिल ही जाएगा। और उसके साथ में एक न्यूमेरिकल आने के चांस और हो जाते हैं पावर के, जो आपके P बराबर VI फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। एक फॉर्मूला और इसी के अंदर अगर आप यूज़ करना चाहो, आपको अगर मेंशन करना है तो जो हीट के रिगार्डिंग आता है आपका, है ना, तो P बराबर VI के बाद में P बराबर I² R वाला फॉर्मूला भी बहुत बार काम में लिया गया है। तो आपको न्यूमेरिकल करते समय थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपके सोल्ड एग्जाम्पल है आप उन्हीं को देख लेंगे तो आपके सफिशिएंट होगा, आपको ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर नंबर 13, ठीक है। इसके अंदर आपको जो दिया जाता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि ये आपके हर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर आपका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं तो वहाँ पर ये प्रिंसिपल की तरह काम करता है। तो अगर आपको प्रिंसिपल नहीं आता तो बेसिकली आप इसको लिख के एक बार बच सकते हैं, आप ये मार्क्स गेन कर पाएंगे। देन उसके बाद में इलेक्ट्रिक मोटर एंड एसी जनरेटर क्या होने वाला है, दोनों की बेसिक डिटेल, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एसी जनरेटर दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल, दोनों का मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं, दोनों का प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम। ये आपके बड़े क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ढंग से इसको प्रिपेयर कीजिए। और नियम की बात करें या लॉ या फिर रूल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल जो होते हैं वो, मतलब फ्लेमिंग का बाएं और दाएं हाथ का नियम जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके अंदर आपको जो दिया जाएगा वो आपका हो जाएगा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में जो कवर किया जाता है 2 तरह की एनर्जी कवर की जाएगी, बाकी और भी होंगे तो होंगे, बट हाँ ये मेजोरिटी ऑफ चांसेस के इनसे क्वेश्चन बने, बायोमास एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करें तो उसमें आपका हो जाएगा सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, इन 2 एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर आपको पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं उनके बीच का डिफरेंस। उसके बाद एग्जॉस्टेबल और इन एग्जॉस्टेबल जो डिफरेंस होता है वो आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है दोनों रिसोर्सेज के बीच में। एंड द लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अगेन पाई चार्ट ऑफ एनर्जी, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांस ज़्यादा है। हिंदी मीडियम में इन्हीं टॉपिक को देखें तो आपका हो जाएगा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में बायोमास और पवन ऊर्जा वाले 2 टॉपिक हो गए। गैर पारंपरिक के अंदर आपके सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, बायोमास मतलब परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा के बारे में डिटेल आती है, मतलब नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आप ढंग से ना समझ पाओ तो नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बात हो रही है। बायोमास और जल विद्युत की एनर्जी या फिर सोर्सेज के बारे में बीच में दोनों में डिफरेंस कौन कौन सा है। उसके बाद नवीकरणीय व गैर नवीकरणीय, मतलब आपके 2 सोर्सेज है, दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है। क्षयशील संसाधन और अक्षयशील संसाधन, मतलब कौन से खत्म हो जाते हैं कौन से खत्म नहीं होते हैं ना, इंडिविजुअल जो कभी खत्म नहीं होते, वैसे वाले रिसोर्सेज आपके दे रखे हैं। और ऊर्जा का पाई चार्ट अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाइए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 15 जो हमारा है आवर एनवायरनमेंट या फिर ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। आर इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में आपका फर्स्ट टॉपिक आता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब आपका जैव न्यूनीकरण अजैव न्यूनीकरण के बीच का डिफरेंस, दोनों कौन कौन से होते हैं। बायोटिक अबायोटिक, इकोसिस्टम के जो 2 पार्ट है, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है, पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक है, बायोटिक एंड अबायोटिक जो आपका दे रखा जैविक व अजैविक, ठीक है। फूड चेन VIMP टॉपिक है, बहुत अच्छे से कीजिए, एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फूड चेन के बाद में आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और ट्रॉपिक लेवल। तो इस पूरे चैप्टर में से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं फूड चेन, आपका खाद्य श्रृंखला या फिर आपका ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर, इन 2 से क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा है। बट फिर भी हमने कोई ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं किया, आप इनको बेसिक डेफिनेशन आप देखते हुए इन सब चीज़ों को कवर कर लेता है कि आपका बोर्ड का पेपर अच्छे से कवर हो जाए।
अब आता है हमारा लास्ट चैप्टर जो हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो इसके अंदर वीआईएमपी क्वेश्चन है, वीआईपी इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो या फिर कंफर्म आएगा ही आएगा। प्रिंसिपल ऑफ 5 बार आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है इसके। उसके बाद में चिपको आंदोलन क्या था, किसने किया है, कहाँ हुआ है, कौन सी लोकेशन पे हुआ है, कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया इस पूरे चिपको आंदोलन में। तो ये जो अमृता देवी कौन थी उसके बारे में, मतलब अमृता देवी विश्नोई, उसी से रिलेटेड पूरा चिपको आंदोलन है। तो इस चिपको आंदोलन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। उसके बाद में जल संचयन या फिर वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर आपको डायग्राम, उसका मतलब उसका प्रोसेस कैसे होता है पूरा, उसका नीट एंड क्लीन डायग्राम, ये चीज़ें पूछी जाती है। बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है और आप इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान कब आपके इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद में इसका फंक्शन क्या था, क्यों इसको लागू किया गया, क्या इसका फंक्शन होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर डिस्कस करनी है। मतलब गंगा कार्य योजना के बारे में पूरी जानकारी है। इस तरह से हमने फर्स्ट टू लास्ट सारे चैप्टर कवर कर लिए जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए गए साइंस के। अगर आप इनको कवर कर लेते तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स। थैंक यू।